तो इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ जो 10th क्लास का आपको 20 मार्च का पेपर होने वाला है HBSC बोर्ड हरियाणा का। तो किस प्रकार का मॉडल पेपर है ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर के आया हूँ, क्योंकि पिछली बार जो 40 ऑप्शन टाइप आए थे, लेकिन अब की बार जो 16 ही ऑप्शन टाइप आएंगे और कुछ सीधे 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है आप प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा और कुछ के आपको करने के लिए दूंगा प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। तो आप खुद उनका आंसर दीजिए कमेंट में। और आपको हमारे चैनल पर और भी पहले पिछले 2022 में अंदर पेपर हुए थे वो भी मैंने डाल रखे हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और तो आइएगा, ज़्यादा देर न करते सेट भी किस प्रकार का पेपर आएगा। तो आपका 60 नंबर का मैक्सिमम पेपर होगा 3 घंटे का, ठीक है। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले देखिए किस प्रकार का क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, जैसे कि इसके अंदर पहला क्वेश्चन आया कि आपका फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से, यदि किसी तांबे के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो वो कितना होगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी के श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड जो आपका होता है पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो यहाँ देखिए एक थोड़ा सा लॉजिक का लगा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम पंक्ति यानी कि लास्ट की पंक्ति में, यानी कि वो दूर होगा बोर्ड से। एक स्टूडेंट है, यानी कि जैसे क्लास में कोई आगे बैठता है तो वो बोर्ड के नज़दीक होता है, लेकिन अगर कोई दूर होता है ना तो यानी कि उसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, निकट दृष्टि दोष है। उसके अंदर क्या हो, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि इसके अंदर मीनिंग का उल्टा अर्थ निकलता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की तो उसे साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं देगी। इसी प्रकार आपका जो दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष है उसके अंदर क्या होगा, आपकी दूर की तो साफ दिखाई देगी लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देगी। इसका अपोजिट होता है, यानी कि नाम का अपोजिट होता है। तो इसका राइट आंसर जो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अतः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। अतः सौर ऊर्जा से यानी कि आपका जो क्या है, नाभिकीय जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा अतः सौर ऊर्जा से, तो नाभिकीय ऊर्जा है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुनः प्रयोजन क्या है। पुनः प्रयोजन का क्या अर्थ है, इसका आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये अगला जो सवाल है वो भी आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट के पेपर में लेकर आया हूं मैं ये, ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको कोई टीच नहीं कर रहा, सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस सेट के पेपर में रूप में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पिछले साल से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो एकदम से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो बड़े बांध के निर्माण से सामाजिक पर्यावरणीय समस्या कैसे आती हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हम आंसर एक्सप्लेन करेंगे कि बड़े बड़े बांध है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध है पंजाब के अंदर बनाया गया, ठीक है। और तो जिसे जो नदियां भाखड़ा नहर निकाली गई है जो टोहाना से होकर के हरियाणा में अंदर प्रवेश करती है, तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, यानी कि बांध निर्माण करने से क्या होता है कि नदी का जो नेचुरल बहाव है जो बह रही है वो क्या हो जाता है, इनकी रुक जाता है और पीछे के जो इलाके क्या जलमग्न हो जाते हैं। जैसे कि जो भाखड़ा डैम अगर जो टूट जाए तो सारे हरियाणा के अंदर बाढ़ आ सकती है, ठीक है। ये कैसे, जैसे भूकंप वगैरह हो जाए या आतंकवादी का अटैक कर दे, तो ये एक खतरनाक हो सकता है। और दूसरा ये है कि लोगों की जमीन है वो छिन जाती है। जैसे कोई रोड निकलता है तो जैसे कि लोगों की जमीन खरीद लेती है ना सरकार, उसी प्रकार लोगों, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों का इनके प्रवास की समस्याएं हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है कि जो नेचुरल बहाव नदी का तो वो रुक जाता है, तो आगे नदी सूख जाती है या फिर बाढ़ आने की संभावना हो जाती है अगर एकदम डैम से पानी छोड़ा जाता है तो, ठीक है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। 2 नंबर में आप ये 2-3 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका रीजन क्या है। क्योंकि सीधी सी बात है कि ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जबकि तारे जो हैं उनका खुद का प्रकाश होता है। तो इसलिए वो जब प्रकाश छोड़ते हैं तो परावर्तन के कारण, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जो जब प्रकाश गुजरता है तो वो क्या, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आप एक रीजन लिख सकते हैं कि उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। क्योंकि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि उनका खुद का प्रकाश होता है, ठीक है।
जैसे कि आपके चंद्रमा है, चंद्रमा क्या खुद का प्रकाश थोड़ी है, एक उपग्रह है ये, ठीक है। ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी को क्यों नहीं टिमटिमाती, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं, सूर्य से प्रकाश मिलता है, ठीक है। जैसे कि बल्लभ है, जैसे कि कहीं दूर आपको कोई बल्लभ लट्टू जिसे कहते हैं जो जगता हुआ दिखाई देता है, तो वो आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश है, तो ये रीजन है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोटर का क्वेश्चन है, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार बनाने की, ठीक है। उसके अंदर जैसे कि फ्यूज वगैरह है, जो चुम्बक होती है नॉर्थ साउथ, ठीक है, उनका बढ़िया सा डायग्राम, ठीक है, कुंडली है उनका, मतलब एक बढ़िया सा प्रैक्टिस करके, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा कि आप जैसे विद्युत मोटर का दे रखा है, जैसे कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं मोस्टली हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है एचबीएससी का। जैसे कि एक तो आपका आता है विद्युत मोटर का, एक तो आपका मोटर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक आपका होता है एसी जनित्र, डीसी जनित्र, यानी कि जनरेटर का क्वेश्चन आता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर कौन सा होता है, जिसकी लाइट हम दूर तक भेज सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपके घरों में जो लाइट आती है वो एसी जनरेटर की बनी हुई लाइट आती है, क्योंकि हम इसे दूर तक भेज सकते हैं। डीसी जो लाइट होती है वो जो आपके ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियों के अंदर जो बिजली बनाने के लिए लगाए जाते हैं, डीसी जनरेटर, ठीक है। आप विवाह शादियों के अंदर जो जनरेटर ले आते हैं वो डीसी जनरेटर होते हैं, क्योंकि उनकी लाइट आप दूर तक नहीं ले जा सकते, और इसकी जो लाइट है डीसी की वो काफी खतरनाक होती है, ठीक है, ठीक है। इसके अगर कोई चिप जाए, किसी को झटका लग जाए तो उसके बचने के कम चांस है, जबकि एसी के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा डीसी खतरनाक है। और डीसी के अंदर आपको पता है कि जो धारा है किस प्रकार चलती है, डीसी के अंदर इस प्रकार चलती है, ठीक है, ये डायग्राम आपको बताना है। और जो एसी, ये तो डीसी के अंदर चलती है, और जो आपका एसी होता है उसके अंदर धारा किस प्रकार चलती है, वो इस प्रकार चलती है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये एसी डीसी का आप जो जिक्र जरूर करें। मोटर क्या होती है आपकी, एसी होती है, क्योंकि मोटर जो आपके आप छानी काटते हैं जिससे वो मोटर आपकी जो मधानी है दूध बिलोने वाली, वो मोटर, वो सारी क्या है, एसी मोटर है, तो ठीक है। तो उसको आप अब कभी अब तो आपके पास टाइम नहीं है, कभी आप उसको ठीक करवाने के लिए मधानी को आप जाते हो इलेक्ट्रीशियन के पास है, तो वो आप जब उसको खोल रहा होता है तो आप वहाँ खड़े होकर के देख सकते हैं, रियल प्रैक्टिकल, ये बेस्ट एग्जांपल होता है। कहीं खुद ही मिस्त्री तो न बन जाओ, लेकिन आप जब जाते हैं मोटर वगैरह ठीक करवाने के लिए, जब वो खोल रहता है तो उसको देख सकते हैं, उसके अंदर आप सबके बुर्च बार्च आप उनसे पूछ भी सकते हैं, तो इससे आपको नॉलेज बढ़ती है। अब तो आप जैसे 10th क्लास में हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि जो आपका 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या किसी वृत्त के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो जब आप इसको उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। और जो अवतल दर्पण है वो किस प्रकार से होता है आपका, वो इस प्रकार से होता है, यानी कि बीच में से खड्डा होता है, ठीक है, बीच के अंदर खड्डा होता है। और ये उत्तल होता है, ये क्या बीच में से मोटा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं ये, ठीक है, उत्तल अवतल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको आप कर देना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसी के अथवा में बी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी अवतल लेंस को फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, और इसके लिए दोबारा बीम का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको आप प्रैक्टिस के रूप में लगाइएगा, पहले ही मैं कह रहा हूँ आपको। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया कि उस उत्तल दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका कि यदि किसी वस्तु का अवतल लेंस के अनंत पर रखा गया है तो रेखा चित्र बनाकर इसके प्रतिबिंब को स्थिति, आकार व प्रकृति स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। अगला आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायनिक विज्ञान में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, इससे क्या होगा, आपको हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, ठीक है, इसको आपको बताना है।
दो तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसके सभी का आप कमेंट में देखिएगा। मैं पहले आपको कह रहा हूँ कि मैं एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में ले रहा हूँ, और जैसे आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा उसके बाद में मैं उसके आंसर की के साथ लेकर के आऊँगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में है, इन सभी के आपको कमेंट में जवाब देने हैं। मैं प्रैक्टिस के लिए ले आया हूँ, हो सकता है मैं बता सकता था, लेकिन मैं आपके प्रैक्टिस के रूप में ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ताकि आप इसका कमेंट में जरूर जवाब दें। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा और प्रैक्टिस रूप में इसे लगाइएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है उदासीकरण की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन है तत्वों के एक इलेक्ट्रॉन विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है, उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके लिखिए। ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के जैसे आप पेंट कर सकते हैं, ठीक है, या उसे नमी से बचा कर रखें, पेंट कर सकते हैं, या उसके आप जो काला तेल जिसे बोलते हैं आप तेल लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मिश्र धातु का बना करके, प्योर लोहे की कोई चीज ना बना करके मिश्र धातु यानी कि उसके अंदर तांबा वगैरह मिला दे तो जंग कम लगता है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं में भेद स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है कि जो धातु, जैसे कि रासायनिक गुण धर्म के आधार पर क्या है कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है आपकी कठोर होती हैं, और अधातुएं कठोर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, और जो धातु है उनको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, तार बनाई जा सकती है, लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं होता। जैसे कि सोडियम एक एग्जांपल ले ले, सोडियम एक अधातु है, लोहा एक धातु है, सोना चांदी तांबा एक धातु है। ठीक है, और जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, चमकदार होती हैं। ठीक है, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं होती। ठीक है, और जैसे कि धातुएं हैं उनके अंदर जंग लग जाता है, जैसे कि लोहा है, लेकिन अधातुएं के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती कि उनके अंदर जंग लग जाए, वो खराब हो जाए। ठीक है, तो ज्यादातर जो धातुएं हैं वो आपको पता है कठोर है, चमकीली होती है। ये 2-3 परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित यौगिक का नामकरण कीजिए। CHL ये आप बताइएगा, तो इसका आपको नामकरण करना है। ठीक है, उसके बाद में साबुनीकरण अभिक्रिया, यानी कि जो साबुन कैसे बनती है, ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक सूत्र है। ठीक है, ये यानी कि जो आपकी केमिस्ट्री है इसके अंदर क्या होता है कि जो टेक्निकल नंबर होते हैं, एक सूत्र लिखा 2 नंबर मिल गए बस। ठीक है, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से ओजोन परत का क्षति पहुंचाती है। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। चलो, CFC है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो क्या है, ओजोन परत को डिप्लेशन करती है। क्योंकि ओजोन क्या करती है, CFC जो होती है वो क्या करती है, जो ओजोन किससे बनी होती है, O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो जब CFC है, CFC किसके साथ, O3 के साथ मिलती है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ देती है, यानी कि एक अणु को अलग कर देती है, तो O2 बच जाती है और एक अलग अणु हो जाता है, यानी कि टूट जाती है, यानी कि दोबारा उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो जो क्लोरीन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो एक कण भी है यानी कि थोड़ा सा पार्ट भी है ना, वो लंबे टाइम तक वायुमंडल में रहता है, और यानी कि एक पार्ट है ना वो ओजोन के लाखों कणों को तोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसलिए ओजोन परत, ओजोन डिप्लेशन होता है। तो ओजोन जो आपकी समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो ओजोन में छेद हुआ था वो अंटार्कटिका के अंदर हुआ था। अंटार्कटिका के अंदर ओजोन में छेद हुआ था, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर यानी कि ओजोन लेयर में छेद हुआ था। छेद का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई जैसे कोई चादर है उसके अंदर छेद हो गया, यानी कि इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो पराबैंगनी विकिरण है वो बिना रोक टोक के पृथ्वी पर आने लगती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, त्वचा कैंसर होने लगता है। ठीक है, तो कुछ जो टॉपिक है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। समजात अंगों का उदाहरण दीजिए। तो समजात अंग कौन से होते हैं, जो देखने में समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समजात अंग जैसे कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। कभी आप ध्यान से देखा होगा, आपका हाथ और बंदर का हाथ भी, आपके हाथ, बंदर के पैर और आपके पैर भी क्या है, दिखने में आपको समान लगेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही ठीक है समजात अंग होते हैं, यानी कि दिखने में समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे कुत्ता है,
कुत्ते का अलग काम है, मनुष्य का अलग काम है। इसी प्रकार एक होते हैं संवर्ती अंग। संवर्ती अंग जो क्या होती है उसके अंदर क्या होता है कि कार्य तो समान होते हैं लेकिन शरीर की संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे कीट के पंख, इनकी संवर्ती, इसका उल्टा होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है संवर्ती अंग कौन सा होती है, जिनके अंदर क्या होता है कि इनकी कार्य तो एक है लेकिन शरीर की संरचना भिन्न भिन्न है। जैसे कि आप एक मक्खी है उसके पंख देखो और एक पक्षी के पंख देखो, दोनों के काम क्या है, उड़ने के है, लेकिन शरीर की संरचना क्या है, पक्षी का पंख कितना बड़ा है, मक्खी का पंख कितना छोटा है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन काम क्या है, बस उड़ने का। मक्खी भी उड़ती है उन्हीं पंखों से, पक्षी भी उन्हीं पंखों से उड़ता है। तो संवर्ती अंग जो क्या होते हैं, जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। समजात अंग क्या होते हैं, दिखने में समान होते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में नर जनतंत्र का भाग है। तो शुक्र वाहिका, यानी कि जो आपके शुक्राणु होते हैं जिनसे क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो वो शुक्राणु, शुक्र वाहिका के ये पुरुष जनतंत्र है। जो अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, ये क्या है, आपकी स्त्री यानी कि नारी। ठीक है, यानी कि ये फीमेल के पार्ट हैं, शरीर के पार्ट हैं। ठीक है, तो अंडाशय क्या होता है, जिस अंडाशय से अंडा निकलता है। ठीक है, गर्भाशय क्या है, जहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपर्टी कहाँ रखी जाती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोपर्टी कहाँ रखी जाती है, तो वो गर्भाशय के अंदर रखी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अंडाशय से ये पूछा है कि कितने महीने बाद यानी कि अंडा निषेच होता है, लगभग 1 महीने के बाद। ठीक है, ठीक है, और तो ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ले जाते हैं। ऐसे ही जो शुक्र वाहिका है तो वो पुरुष से रिलेटेड है। ये दोनों कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप इसको थोड़ा डीप से पढ़ के जाइएगा, हर बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कई बार मानव जनन तंत्र और यानी कि फीमेल का जो फीमेल नारी जन तंत्र, ठीक है, उसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनके पार्ट, इनकी जो पार्ट है, इनकी विद डायग्राम के साथ क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से दोनों को डायग्राम बनाइएगा। इसके अंदर कई क्वेश्चन, बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए शर्माते हैं, लेकिन शर्माने की बात नहीं, आप साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना होता। ठीक है, ये देखिए शरीर के पार्ट है तो इनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना होता। ये क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर आता ही आता है, डायग्राम के साथ क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 6 नंबर के भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवाश्म क्या है, यानी कि जीवाश्म क्या है कि जो नीचे जो जीवों के अवशेष हमें दबे हुए मिलते हैं उसे हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, उनकी हड्डियां मिल गई। ठीक है, प्योर मांस तो देखो मिलेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है वो मर जाता है, कोई जानवर है उसको मर जाता है, उसके दबा दिया जाता है, लाखों वर्ष तक वो नीचे दबा रहता है। ठीक है, उसके बाद में जब उसके खोद के निकाला जाता है तो उसकी हड्डियां बचती हैं कुछ, या उसके जीव के छाप जो मिलती है उसे जीवाश्म कहते हैं। इसके आधार पर जो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवाश्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो जीवाश्म क्या है, जितना गहराई पर मिलेगा वो उतना ही पुराना होता है। जैसे कि अलग अलग लेयर में मिलती है। जैसे सबसे पहले क्या थे, यहाँ डायनासोर थे, उसके बाद डायनासोर से मिलते जुलते जीव थे, उसके बाद आधुनिक घोड़े जैसे जीव थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे जो जितना जीव जितना गहराई में मिलेगा वो जीवाश्म उतना ही पुराना होगा, जो उतना ऊपर होगा वो उतना ही नया होगा। ठीक है, तो ये जीवाश्म का क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं कि पोषण स्तर क्या होता है, यानी कि पोषण स्तर क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला है ना, उसके अंदर क्या है, खाद्य श्रृंखला के अंदर जैसे कि सबसे पहले क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, उसके बाद में शाकाहारी जीव होते हैं जैसे कि कीट पतंगा, गाय भैंस। ठीक है, उसके बाद में उनको खाने वाला जैसे कि शेर, चित्ता। ठीक है, ये लोमड़ी, ये क्या है, अलग अलग जो पोषण स्तर हो, पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3। यानी कि पोषण स्तर 1 में उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद में उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, सेकंड में क्या होता है, शाकाहारी, उसके बाद में मांसाहारी, और ऊपर क्या होता है, सर्वाहारी, यानी कि मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है इस प्रकार से। उसके बाद में पादप में प्रकाश परानुवर्तन किस प्रकार होता है, तो पादप में प्रकाश परानुवर्तन किस प्रकार होता है, यानी कि पेड़ पौधों का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। आप एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बार आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक जंगला है, उसके अंदर गमले के अंदर पौधा लगा दीजिएगा। ठीक है, और इधर से सूर्य का जो क्या है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, इस साइड से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये पौधा लगा हुआ है, तो कुछ दिन आप बाद देखेंगे कि जो पौधा है वो जिस साइड से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस साइड क्या है, उसका झुकाव उस साइड ज्यादा है। इसे पादप प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसे पादप जल अनुवर्तन, पादप जल अनुवर्तन भी आप देख लीजिएगा, इसको समझा दूंगा मैं। इसके अंदर क्या है कि एक गमले के अंदर गमला लीजिएगा बड़े सारा, यहाँ पौधा लगा दीजिएगा आप, यहाँ आपने पौधा लगा दिया,
ठीक है, यहाँ तक मिट्टी भरी हुई है तो आप इस साइड से पानी डाल दीजिएगा, कंटिन्यू पानी डालते रहिएगा। कुछ दिन बाद आप क्या देखेंगे कि पानी डाल रहे हैं, इसकी मिट्टी को हटा करके देखेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं ना वो किस साइड, जिस साइड पानी डाला जा रहा है ना उस साइड गति कर रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जलानुवर्तन। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन, जब प्रकाश जो पौधा है प्रकाश की ओर गति करता है, यानी कि जहां से प्रकाश आ रहा है, जैसे कि आप देखिएगा ये तो ह्यूमन के अंदर भी होता है। जैसे कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आप कहीं खाना खा रहे हैं, स्कूल के अंदर खाना खा रहे हैं, तो जिस साइड से खाना आ रहा है आप उस साइड देखेंगे ना, उस साइड आप देखेंगे कि कहाँ कोई खाना लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उस साइड देखेंगे। आपका नाड़ का जो झुकाव है वो किस साइड होगा, जहाँ से खाना आ रहा है। तो इसी प्रकार पेड़ पौधों में, ये तो जनरल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा बेसिक लाइफ के जो है कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लेकर के आप देखते हैं तो उससे अच्छी तरीके समझ में आता है। आगे देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथि सिनपेस में क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और मानव बच्चे में का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कहते हैं कैसे होता है, तो XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो आपको पता है कि जो मेल होता है उसके अंदर क्या होता है, XY गुणसूत्र होते हैं, और जो फीमेल होती है आपकी उसके अंदर XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जब पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो लड़की पैदा होती है, जब पुरुष का Y और महिला का X मिलता होता है तो क्या है, लड़का पैदा होता है। तो लड़की या लड़का पैदा होना किस पर डिपेंड करता है, मेल पर यानी कि मनुष्य पर डिपेंड करता है। तो हम अक्सर औरतों को ये दोष देते रहते हैं कि इसने लड़की जन्म दी और तो लड़कियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो गलत चीज़ें हैं। जो लड़की या लड़का होना वो मेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेल के XY गुणसूत्र से ही निर्धारण होता है बच्चे का लिंग निर्धारण। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार डायग्राम बना करके आप कर सकते हैं। बीज अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। बीज का अंकुरण किस प्रकार होता है, जैसे सबसे पहले थोड़ी सी वो निकल जाएगी, पत्ती सी निकल जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 2 पत्ती सी बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार उसके बाद में 4th स्टेज में क्या पूरा पेड़ पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका नामकरण चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे कि बीज आप लगा, ये बेसिक आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक छोटा सा बीज आप लगा करके देख लीजिएगा और उसको खोद के देखिएगा, आप धीरे धीरे उसकी प्रोसेसिंग को देखिएगा, तो ये प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो शुक्राशय से क्या होता है, जो शुक्राणु निकलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, ये महिला के अंदर होती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए 2 नंबर का। एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का नामक की चित्र बनाइए। तो जो पत्ती होती है, जिस प्रकार आपके पेड़ पौधे की पत्ती होती है, ये आपका इस प्रकार एग्जांपल है कि इस प्रकार पत्ती सी आपको बनानी है। ठीक है, ये और इसके अंदर अलग अलग आपको जो स्टोमेटा वगैरह है, स्टोमेटा खुलते हैं बंद होते हैं, ठीक है, उनका जिक्र करना है। क्लोरोफिल जो हरे लवण होते हैं, कवक हरे पदार्थ होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल दिखा देना है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। आगे वायवीय अवायवीय शोषण क्या होते हैं। ठीक है, वायवीय अवायवीय शोषण में क्या अंतर होता है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय की संरचना कार्यप्रणाली वर्णन कीजिए। तो मानव हृदय का आपको डायग्राम बना करके आना है, जिस प्रकार इस प्रकार से। तो मानव हृदय का जो डायग्राम है, जैसे कि बायां नील्य, दायां नील्य, बायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइड करके ऐसे, तो अलग अलग ऐसे ये जैसी कोशिकाएं, ये इस प्रकार से आपको ऐसे डायग्राम जो है वो अच्छी तरीके से बना करके आना है, बायां नील्य, दायां नील्य। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से बना के आना है, कैसे कि हृदय के अंदर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, फेफड़ों से कैसे, तो ये सारा आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ मैं कर सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये था आपका 10th क्लास का मॉडल पेपर, और कुछ क्वेश्चन आपने लगाए, कुछ मैंने बता दिए। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस सेट के रूम में तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये कर लीजिएगा, इससे बार कुछ नहीं आएगा। और हो सकता है यही क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाए, क्योंकि सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 सेट बनेंगे, तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपके कुछ रिपीट भी हो जाए, जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसी प्रकार और भी मैं आपके पेपर लेकर आता रहूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।